हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट सीडीपी का सिलेबस, जो चाहे आप पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें आपके सभी मेन टॉपिक्स ऐड किए हैं, वो सभी के सभी 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर पर बेस है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ना नहीं भूलिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये मेरे नोट्स हैं 2023 के, यानी कि आज से 2 साल पहले के नोट्स हैं ये, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स ऐड किए हैं। तो वैसे तो ये जो हैं 2023 में मैंने लिखे थे इनको, लेकिन ये बेस किस पर है, उससे भी पिछले 5-7 साल पर बेस है। यानी कि आप ये लगा कर चल सकते हैं 8 से 9 साल के जो पेपर हैं उनका ये क्या है, एक पूरा ओवरव्यू है। तो आपको इसके अलावा और कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आप सिर्फ ये नोट्स भी पढ़ लेते हैं तो। पिछली बार मैंने नोट्स को पेड किया था, 50 रुपीज़ में मैंने नोट्स दिए थे, और बहुत सारे कैंडिडेट ने नोट्स खरीदे भी थे। ठीक है, तो इन नोट्स के, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे। मेरा टेलीग्राम चैनल था, उस पर मैंने ये नोट्स दिए थे, और एक व्हाट्सएप नंबर था, उस पर मैंने अपने नोट्स दिए थे। तो अगर ये जो मतलब यहाँ पर अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, सीडीपी जो है आपके पास 30 मार्क्स की रहती है ना। तो इसमें से कंप्लीट टॉपिक्स जो है वो मैंने डिटेल के साथ लिखे हैं, एक एक टॉपिक इसमें मेंशन किया गया है। वो टॉपिक भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। आज मैं आपको एक टॉपिक भी करा दूंगी, और उसके साथ साथ मैं आपको इसका ओवरव्यू भी दे देती हूँ कि इसमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, डेली की मैं अब एक क्लास सीडीपी की लेकर आऊँगी, डेली की। अब बीच में से कोई क्लास मिस नहीं होगी। आपके पेपर तक ये जितना भी सिलेबस है इस पीडीएफ में, वो सारा कवर कराने वाली। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन सीरीज करा दूंगी जो पिछले सालों में आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आप पुराने हैं, या आप किसी को मेरे चैनल से जोड़ना चाहते हैं, तो आप वो इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात कर लेती हूँ, तो कंप्लीट टॉपिक्स दिए गए हैं डिटेल के साथ इस पीडीएफ में, मैंने इसमें मेंशन किए हैं। 1 सेकेंड। अब यहाँ पर जो पहला टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डेवलपमेंट का टॉपिक जो है वो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम ऐसा हो, मतलब हर एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद सोशलाइजेशन, समाजीकरण का टॉपिक जो है, ये आपका भी बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से कम 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, और वो भी अच्छे से तैयार करते हैं तो। इसके बाद थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है। मोटिवेशन का चैप्टर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज़्यादातर 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल दे देगा कि मान लो एक बच्चा है, उसको हमने टॉफ़ी देकर काम कराया, वो भाग कर काम करता है, तो वो बच्चा किस तरीके से मोटिवेटेड है। या कोई बच्चा है जो सिर्फ गिफ्ट पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो किस प्रकार का मोटिवेशन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कैसा मोटिवेशन है, या बच्चा किस तरीके से मोटिवेटेड है। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ इंटेलिजेंस की, बुद्धि की, और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। इसके बाद क्या रहेगा, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रहेंगी। ठीक है, इसके बाद है आईक्यू कंसेप्ट। आईक्यू कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं हेरिडिटी की और एनवायरनमेंट की। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक दूसरे के ऊपर मतलब असर पड़ता है, तो इसको भी मैं बता चुकी हूँ। बाल अध्ययन की विधियाँ, जैसे हरमन रोशा शाही दब्बा था। ठीक है, टैट वाला जो टॉपिक है। और इसके बाद एक थ्योरी लिखी है मैंने, ये सोशियोमेट्रिक थ्योरी और प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कंप्लीट डिटेल से कराऊंगी, और ये आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाली है। हर बार एग्जाम में पूछी गई हैं, और इन बातों का हल्के में मत लेना कि मैंने ये टॉपिक ऐसे ही लिख दिए हैं। मैंने ये टॉपिक बहुत सारी क्लासेस को इकट्ठे करके, बहुत सारे नोट्स को इकट्ठे करके बनाई हैं, और मैंने आपको पहले भी इनको कराया हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाना। इसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग। अधिगम क्या होता है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या है, लर्निंग के कर्व्स क्या है, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद लर्निंग थ्योरी की बात कर लेते हैं। उसमें थार्ड नाइक की थ्योरी आती है, बीएफ स्किनर की थ्योरी आती है, इनसाइट थ्योरी आती है, गेस्टाल्टवाद आता है, पल्लव आता है। इसके बाद कंडीशनिंग की जो थ्योरी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कई बार पूछ लिया जाता है, ये कौन सी कंडीशनिंग है। एक माँ है, वो अपने बच्चे को ऐसे थापी देकर सुलाती है, और बच्चे को रोज इस तरीके से सोने की आदत हो जाती है, तो बच्चा किस तरीके से, ये क्या है, कंडीशनिंग है, क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। वन सेकेंड। इसके बाद एरिक एरिक्सन की थ्योरी, इसको आपको अच्छे से करना है। फ्रॉइड की थ्योरी को आपको अच्छे से करना है। ठीक है,
इसके बाद पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लेक वाइगोट्स की, ये भी आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं कहती हूँ कभी भी कोई ऐसा पेपर नहीं गया होगा जब पियाजे और सोशियो कल्चरल में से क्वेश्चन ना आया हो। ये दोनों थ्योरी दिखने में एक जैसी लगती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, इसीलिए इनको एक साथ रिलेट करके भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस जो है हमें पता लग गया मान लो कहीं से कि ये सीडीपी का सिलेबस है, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को किसके साथ लिंक करके पढ़ना है, या कौन सी थ्योरी को किसके साथ लिंक करके पढ़ना है, वो सब भी हमें आना चाहिए। इसके बाद है कॉलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल थ्योरी होनी चाहिए कॉलबर्ग की। इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का टॉपिक आपको आना चाहिए। इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बच्चा है वो से को ए पढ़ता है या इस तरीके से पढ़ता है, ठीक है, बी को डी पढ़ लेता है, डी को बी पढ़ देता है, सो को वॉस पढ़ देता है, ठीक है, तो वो बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है, या वो मैथ्स की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करता है तो किस तरीके की डिसेबिलिटी है, ठीक है। आरटी 2009 पढ़ना है आपको, एनसीएफ पढ़ना है 2005। आरटी से वैसे कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि इतनी बच्चों की क्लास के ऊपर कितने टीचर होने कंपलसरी हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से जरूर क्वेश्चन आता है, सीसी बोलते हैं हम इसको, तो ये इसमें से क्वेश्चन आता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में से। सीसीसी एक दूसरा भी है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में से आता है। जेंडर रोल में से आता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चा किस तरीके क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है या किस तरीके क्या मतलब ये लिंग रूढ़िवादिता है, ये क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। पर्सनालिटी का टॉपिक मैंने लिखा है, पर्सनालिटी में से आ जाता है। बेंड्यूरा की थ्योरी में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। पीडब्ल्यूडी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, कितने तरीके की डिसेबिलिटीज़ इसमें ऐड हैं, ठीक है, पहले कितनी थी, बाद में अब ये आज एट प्रेजेंट 21 डिसेबिलिटीज़ है। इंक्लूसिव एजुकेशन में से जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। एडजस्टमेंट समायोजन क्या है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में से जरूर क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना ही करना है। आपको इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, या आपको किसी टॉपिक को कोई मुश्किल लगता है तो ये सोचकर नहीं छोड़ना है कि इसको तो हम बाद में करेंगे, है ना, उसी टाइम समझ लो, 2-3 बार वीडियो लेक्चर देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद है CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, डबल स्टार लगा लो। क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, इसमें से क्वेश्चन आता है, और NEP 2020, ठीक है, NEP 2020 जो है वो नई NEP आपकी, इस पे जो हमारी जैसे अब जैसे मैं टीचर हूँ तो हमारे इस पे सेशंस भी होते रहते हैं, ट्रेनिंग हमें दी जाती है NEP 2020 पर। NEP को किस तरीके से आप अपने स्कूल में लागू करेंगे, आप NEP को लेकर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, NEP में इस पर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, उस तरीके की हमारी क्या होती है, एक्टिविटीज़ ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। अभी हमारी CBSE के द्वारा 3 दिन की ट्रेनिंग की गई थी, उसमें भी सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। हमें बताया था कि NEP पिछली NEP कब आई थी उसके बारे में लिखो, अब जो NEP है उसमें क्या क्या चेंजेस उसके बारे में लिखो। हमसे पूछा गया था कि एक क्रिएटिव चाइल्ड कैसा होगा, या आप अपनी क्लास में अपने बच्चे को किस तरीके से चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ एस्टेट 2023 की, ये मैंने टारगेट सेट किया है 2023 का, क्लास 1 है। पहले मैं आपको आज मेरे नोट्स में से डेवलपमेंट का टॉपिक करा देती हूँ। इसके बाद क्योंकि मैंने वैसे डेवलपमेंट का टॉपिक करा दिया है आपको, बट इसको पढ़ना आपका जरूरी है, ये मैंने बहुत डीपली लिखा है, वैसे मैं आपको उसमें भी करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार इसमें से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ चाइल्डहुड डेवलपमेंट की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो हम इसे नहीं कहेंगे, चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट का टॉपिक, पहला टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट का। इसमें से हर बार 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस जो मैं पढ़ाऊंगी इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है और मैंने सारा का सारा कहीं ना कहीं से इंक्लूड किया है। सबसे पहली अगर मैं बात कर लेती हूँ डेवलपमेंट की, डेली आपको एक क्लास हमारी यहाँ इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, ठीक है। डेली की अब मैं एक क्लास बनाया करूँगी CDP की, कभी आपकी क्लास मिस नहीं करूँगी पेपर से पहले, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दूँगी। ये है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सतत, यानी कि क्या होती है, कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। क्या होता है, डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है जो क्या एक मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो क्या रहेगा, चलता रहेगा, पूरा वूम टू टूम रहता है, पूरी लाइफ चलता रहता है, जिसमें क्वालिटेटिव भी शामिल होता है और क्वांटिटेटिव भी शामिल होता है। मैंने आपको बताया था ना, एक क्या रहता है, गुणात्मक रहता है ना, एक क्या रहता है, परिमाणात्मक रहता है, तो ये क्या है, दोनों ही इसमें शामिल है, ठीक है।
तो अगर मैं अब ग्रोथ की बात करती हूँ, ग्रोथ किसका हिस्सा होता है? डेवलपमेंट का ही हिस्सा होता है। अगर हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है तो किस में आएगा? वो डेवलपमेंट के सर्कल में आएगा। ऐसे लगाकर चलो, पूरा बाहर का जो एरिया है वो क्या है? डेवलपमेंट है। और अंदर एक हम जो सिलोलिज्म का टॉपिक पढ़ते थे, बीच में हमने सर्कल करके क्या लिखा? ग्रोथ लिखा। अब ग्रोथ के बाहर क्या लिख दिया? उस बड़े सर्कल में डेवलपमेंट लिख दिया। यानी कि ग्रोथ किसका हिस्सा माना जाएगा? डेवलपमेंट का ही हिस्सा होगा। समय के साथ कुछ मात्रा में होने वाले फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, फिजिकल वृद्धि जो होती है वो क्या होती है? हमारी ग्रोथ होती है। जैसे हमारी बॉडी में जो चेंज हो रहे हैं, आपको हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले और आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है? ग्रोथ हो रहा है या फिर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप किस पे टिक करेंगे कि ये क्या है? ग्रोथ है। इसमें ऊंचाई, वजन, शरीर के आकार, सामान्य शारीरिक बनावट और ये सब शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें फिजिकल ग्रोथ, ऊंचाई, वजन, हाइट, ये सब शामिल होता है और हमारी बॉडी के चेंजेस भी शामिल होते हैं। समय के साथ कुछ मात्रा में हमारी बॉडी में फिजिकल और मतलब किससे रिलेटेड है? वैसे मोस्टली हमारे किससे रिलेटेड है? फिजिकल जो हमारा दिखाई दे रहा है ना। जैसे हमारा वेट बढ़ता है तो दिखाई देता है, हमारी लेंथ बढ़ती है तो दिखाई देती है। एक टाइम पीरियड के बाद जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। आपने देखा होगा कि आपकी हाइट जो है वो एक टाइम के बाद बढ़ना बंद कर देती है ना। आपके जो बाल हैं वो एक टाइम के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं, है ना। तो ये क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जिसमें हमारे फिजिकल चेंजेस शामिल होते हैं। अब ये मैंने लिखा है, ग्रोथ एक टाइम पीरियड के बाद क्या होती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। और ग्रोथ जो है वो कैसी होती है? गुणात्मक होती है। ये क्या होता है? किसी काम को करने का तरीका होता है। इसके बाद डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है? वूम टू टूम्ब होती है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद परिमाणात्मक में क्या क्या आता है? जैसे नहीं, गुणात्मक जो होता है ना वो किस में आता है? डेवलपमेंट में आता है। यानी कि किसी भी चीज़ को समझने का तरीका, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग। परिमाणात्मक में जैसे किसी चीज़ को हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं, तोल सकते हैं, वो किस में आता है? परिमाणात्मक में आता है। जैसे हाइट है, वेट है, शेप है, ये सब किस में जाएंगे? परिमाणात्मक में। तो आपसे पूछा जाए ग्रोथ किस में आएगी? ग्रोथ परिमाणात्मक का हिस्सा है और डेवलपमेंट किसका हिस्सा है? क्वालिटेटिव होता है डेवलपमेंट दोनों ही होता है, वैसे दोनों ही शामिल होते हैं इसमें। डेवलपमेंट चेंजेस क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी लगातार चलते रहते हैं और एक सिस्टम में होते हैं, एक क्रम में होते हैं। POS हम इसे कहते हैं, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सिक्वेंशियल। ठीक है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस, जो लगातार चलता रहे। क्या होता है? ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, द डेवलपमेंट चेंजेस क्या होते हैं? डेवलपमेंट चेंजेस प्रोग्रेसिव होते हैं, ऑर्डर में चलते हैं और एक सीक्वेंस में होते हैं। आपने ये तो नहीं देखा होगा, जिससे मान लो एक बच्चा छोटा है तो आपने ये तो नहीं देखा ना कि बच्चा पैदा होते ही पहले चलने लगेगा, फिर क्या करेगा? वो क्रॉलिंग करेगा। ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, फिर वो क्या करता है? अपने घुटनों के बल चलता है, क्रॉल करता है, उसके बाद ही वो थोड़ा थोड़ा उठ के चलने लगता है। ये तो नहीं है कि सबसे पहले चलने लग जाएगा, है ना। या सबसे पहले ही मम्मी पापा ऐसे बोलने लग जाएगा, पहले मामा पापा इस तरीके के शब्द बोलता है ना। तो ये क्या होता है? डेवलपमेंट जो है ये एक किस में होता है? एक सीरीज में रहता है ना। ये है डेवलपमेंट के 3 पार्ट हैं। जैसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमारा सोशल डेवलपमेंट है और हमारा इमोशनल डेवलपमेंट शामिल है। ठीक है, मेंटल को ही हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कह देते हैं। वैसे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, तो वैसे डेवलपमेंट के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, वो कौन से हैं? एक मेंटल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिर सोशल डेवलपमेंट है और इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके बाद है ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जो मेन ब्रॉड डोमेन्स हैं वो क्या क्या रहते हैं? पी से क्या रहता है? फिजिकल डेवलपमेंट रहता है। क्या होता है? पी से फिजिकल डेवलपमेंट रहता है। ठीक है, सी से क्या रहता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहता है। एस से क्या रहता है? सोशल डेवलपमेंट रहता है। और ई से हमारा इमोशनल डेवलपमेंट रहता है। ठीक है, तो पी से फिजिकल डेवलपमेंट होगा, जो हमारा बॉडी वाला डेवलपमेंट होता है, जिसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, वो किस में जाएगा? फिजिकल में जाएगा। कॉग्निटिव यानी हमारे दिमाग का विकास, हम कितने मैच्योर हो गए, किस में जाता है? कॉग्निटिव में जाता है। हमारे सोचने का तरीका क्या है, हम चीज़ों को कितनी इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो किस में जाएगा? कॉग्निटिव में। इसके बाद है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास, यानी हम समाज में किस तरीके से उठते बैठते हैं, समाज में कितनी जल्दी घुल मिल जाते हैं, या हम एंटी सोशल तो नहीं है। ठीक है, या इस तरीके के क्वेश्चन सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा रहते हैं। ई से होता है इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हम चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो सब किस में रहता है? इमोशनल डेवलपमेंट में रहता है। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? आपको डेवलप बनाते हैं। आपका किस में आता है? ये आपका विकास हो रहा है ना। तो 4 डोमेन्स कौन से हैं? PCSE, ऐसे याद रखना, PCSE। पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से आपका सोशल, ई से आपका इमोशनल। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
फिजिकल, अब देखो मैंने इसके क्या लिख दिए यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है ना, फिजिकल डेवलपमेंट में आपकी हाइट रहती है, आपका वेट रहता है, आपका साइज रहता है, आपकी शेप रहती है। मोटर डेवलपमेंट जो आप करके चलते हैं, जैसे मोटर जो एक तरीके से मोशन में है, जैसे स्पीड है, एक्यूरेसी है, आप स्पीड से बोल रहे हैं, मोटर स्किल है, आपकी एक्यूरेसी आ रही है, वो क्या है, मोटर स्किल्स में आती है, मोटर डेवलपमेंट होता है। ग्रोस मोटर स्किल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें क्या होता है, कंप्लीट मसल्स का यूज होता है, स्थूल गतिक कौशल होता है। ग्रोस मोटर स्किल स्थूल गतिक कौशल है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप अपनी पूरी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे आप अपनी आर्म्स का यूज कर रहे हैं, आप अपनी लेग्स का यूज कर रहे हैं, जैसे आप वॉक करते हैं, आप रन करते हैं, तो कंप्लीट मसल्स का यूज हो रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, ये बड़े होने के बाद आती है ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल की बात करते हैं जिसमें हम हमारी क्या लग रही है, स्मॉल मसल्स का यूज़ हो रहा है। जब हम ड्राइंग करते हैं, पेंसिल का यूज़ करते हैं, बारीक बारीक काम करते हैं, तो कौन सी मसल्स, कौन सी स्किल्स हमारी फाइन मोटर स्किल्स है। हाथ और आंखों की मसल्स कैसी होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रॉस टू फाइन रहता है, तो डेवलपमेंट क्या रहेगा हमारा, ग्रोस टू फाइन रहेगा। ये भी याद रखना है, डेवलपमेंट कैसा होता है, ग्रोस टू फाइन होता है, फाइन टू ग्रोस नहीं होता है। तो पहले जो बच्चा होता है वो पूरे अपने हाथों से, पैरों से ऐसे चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या सीख जाता है, फाइन मोटर स्किल सीख जाता है, यानी अपनी पूरी मसल्स का यूज़ अब वो नहीं करता है। अब अगर मान लो उसे पेंसिल उठानी है तो सिर्फ वो पेंसिल उठाकर अपना काम करेगा। पहले क्या करता था, कुछ भी किसी तरीके से उठा लेता था, है ना। तो पहले बच्चा जो है वो किस में काम करता है, ग्रोस में। ग्रोस से डेवलपमेंट कैसे होता है, फाइन होता है। ये आप ऐसे ही मत रखना, देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जहाँ भी इंपॉर्टेंट देखने को मिले, स्टार देखने को मिले, तो वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए हुए हैं। तो ये हम एग्जाम में भूल भी जाते हैं, जीएफ से याद रख लेना, उससे तो सभी याद रख लेंगे, है ना। तो क्या है, जीएफ है, तो जीएफ डेवलपमेंट कैसा होता है, जीएफ होता है, तो ग्रोस टू फाइन होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करती हूँ, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की बात करती हूँ, तो ये क्या होता है, रिलेटेड टू अवर ब्रेन, हमारे ब्रेन से रिलेटेड रहता है। तो कॉग्निटिव क्या होता है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड रहता है। ये दिमाग और बौद्धिक क्षमताओं के विकास से होता है, जैसे हमारे सोचने का तरीका क्या है, हम कितने लॉजिकल है, हमारी मेमोरी क्या है, हमारा लैंग्वेज क्या है, ये सब किस में रहता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रहता है। देखो उसमें मैंने बहुत सारी पॉइंट्स नहीं लिखे थे उस वीडियो में, यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट देखने को मिलेगा, एक एक पॉइंट। अब ब्रेन जो होता है, हमारे ब्रेन के ना दो हिस्से होते हैं, एक हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है और एक क्या होता है, हमारा राइट ब्रेन होता है ना। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो हमें क्या सिखाता है, हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, और जो हमारा राइट ब्रेन है वो कैसा होता है, क्रिएटिव होता है ना। एक तरफ हम लॉजिक लगाते हैं, दूसरी तरफ हम क्रिएटिविटी सीखते हैं। लॉजिकल माइंड कैसा होता है, एल से लेफ्ट, एल से लॉजिकल, ठीक है। राइट ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है, क्रिएटिव होता है। तो लॉजिकल में क्या आता है, साइंस आती है, मैथ आता है और लैंग्वेज आती है। राइट ब्रेन में क्या आता है, ड्राइंग होगा, ठीक है, या क्रिएटिविटी, जिसमें भी आपको क्रिएटिविटी दिखने को मिलेगी, या आप मान लो कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे आप कुछ सीख रहे हैं, म्यूजिक गा रहे हैं, है ना, डांस कर रहे हैं, ये सब क्या क्रिएटिविटी है। इसके लिए आपका कौन सा ब्रेन जिम्मेदार है, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन किसके लिए जिम्मेदार है, साइंस के लिए, मैथ के लिए, लैंग्वेज के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग्वेज के लिए आपका कौन सा ब्रेन जिम्मेदार है, तो आप क्या कहेंगे, लेफ्ट ब्रेन। ठीक है, आ गया समझे। देखो एल से लेफ्ट, एल से लॉजिकल और एल से ही लैंग्वेज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, समाज के नियमों का अनुपालन करना होता है। मॉरल डेवलपमेंट इसी से रिलेटेड रहता है, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे हम सोशल प्राणी है ना, हम सामाजिक प्राणी है ना, तो हम समाज की चीज़ों को फॉलो करते हैं ना। और ये क्या होता है, मॉरल डेवलपमेंट भी क्या रहता है, इसी से ही रिलेटेड रहता है। आ गया समझ में इतना। यानी हम नैतिक हमें कौन बनाता है, समाज ही तो बनाता है। समाज के तौर तरीके, समाज में रहना, समाज में उठना बैठना, समाज के लोगों से इंटरेक्ट करना, अगर वो सब चीज़ें हम अच्छे से कर पा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, मोरल, नैतिक विकास हो रहा है ना। तो ये किससे रिलेटेड है, हमारे मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एल से क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन, एल से वो लॉजिक लगाएगा और एल से ही लैंग्वेज। तो लेफ्ट ब्रेन जो है लैंग्वेज से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, लॉजिक से रिलेटेड है ना। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, सोशल डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो इंसान सामाजिक प्राणी होता है
वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। क्योंकि आपको पता है, आपको अगर मैं 10 दिन भी एक घर में बंद कर दूँ तो आप रह नहीं पाएंगे, 1-2 दिन में ही आपका दम घुटने को हो जाएगा। तो इंसान जो है ना वो समाज का हिस्सा है, बिना समाज में आए जाए वो नहीं रह सकता है। और ये क्या चलता रहता है उसका इन्फेंसी, यानी कि जब वो इन्फेंट चाइल्ड था तब से लेकर डेथ तक क्या रहेगा, वो सोशल उस डेवलपमेंट उसका होता रहता है। वो रूल सीखता रहता है, वो बिहेवियर सीखता रहता है, वो वैल्यूज़ को अडोप्ट करता रहता है। इसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस जो होते हैं हमारी लाइफ को क्या देते हैं, कलर्स देते हैं। अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, हम इमोशनलेस हैं, तो हमारा जीना भी हमें लगता है कि कैसा इंसान है, तो पत्थर इंसान है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। अगर आपको दुख सुख इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है ना। इमोशनल होना इंसान का भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इमोशंस क्या हमारी लाइफ में कलर्स देते हैं, है ना, हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। इसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट रहता है ग्रोथ। क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, आफ्टर मैच्योरिटी आता है, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, स्टॉप, एक टाइम के बाद में ग्रोथ जो है वो क्या होती है, रुक जाती है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, इंचेस में और सेंटीमीटर में। जैसे हम चेस खेलते हैं, चेस खेलना किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है ना, रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। और ये किससे रिलेट करता है, हमारे फिजिकल चेंज से रिलेट करता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस ओनली। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ सिर्फ फिजिकल चेंज होता है ना। और जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, ओवरऑल होता है, पूरा होता है। जैसे ग्रोथ है हमारी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार चलता रहता है। ग्रोथ रुक जाती है, डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलेगा। विकास जो होता है हमारा पूरी लाइफ चलता है, ग्रोथ जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। नॉट लाइफ लॉन्ग नहीं होता ग्रोथ, स्टॉप्स आफ्टर मेच्योरिटी के बाद रुक जाता है। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या होता है, वूम टू टूम होता है, यानी कि ये वूम टू टूम चलता रहता है ना। इसको हम कहते हैं सिंग डायमेंशंस होता है ये, और ये ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ये लीनियर प्रोसेस है, यानी कि एक लाइन में चलता रहेगा। डेवलपमेंट क्या होता है, मान लो चल रहा है, थोड़े समय के लिए रुक गया, लेकिन फिर से उसका डेवलपमेंट होने लगेगा, है ना। तो ये क्या होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है, ऐसे चलता रहता है। कभी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है ना। तो डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, स्पाइरल प्रोसेस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको करा भी चुकी हूँ, ये तो मैंने आपको वहाँ करा भी दिया था, है ना। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ क्या है, सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आती है। बस इससे पहले कौन सी स्टेज होती है, प्री नेटल एज होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। प्री नेटल स्टेज कौन सी है ना, ये पूछा जा सकता है। तो प्री नेटल में क्या आता है, प्री नेटल 40 वीक्स की 280 डेज की होती है, या हम कह सकते हैं 40 वीक्स। आपसे ऑप्शन में वीक्स में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 40 वीक्स की होती है। अगर आपसे डेज में पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, 280 डेज है। अगर मंथ में पूछा जाता है तो 9 मंथ्स 10 डेज की होती है, प्री नेटल स्टेज, ठीक है। इन्फेंसी जो होगा, इन्फेंट चाइल्ड कब होता है, 0 से 2 ईयर का होता है। तो सबसे पहले क्या है, इन्फेंसी स्टेज है 0 से 2 ईयर। इसके बाद ई होता है अर्ली चाइल्डहुड, वो क्या होता है 2 से 6 ईयर्स तक होता है। एल क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड होता है, 6 से 12 ईयर होता है। इसके बाद है ए क्या होता है, अडोलोसेंस। अडोलोसेंस क्या रहता है, 12 से 18 साल तक रहता है। WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इन्फेंसी की, इन्फेंसी होती है 0 से 2 ईयर। सबसे तेजी से ग्रोथ किस में होती है, इन्फेंसी में ही होती है ना। सबसे तेजी से बच्चा जो ग्रो करता है वो कौन सी स्टेज में करता है, इन्फेंसी में करता है। लर्न थ्रो सेंसेस, बच्चा किससे सीखता है, सेंसेस से सीखता है, अपनी इंद्रियों से सीखता है। ये सेंसिटिव पीरियड होता है। मोटर एक्शन करके सीखता है, यानी कि अपने हाथ पैर हिलाकर बताता है ना बच्चा कि मैं ये कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो मोटर एक्शन करके सीखता है। फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट इस स्टेज में बच्चे का क्या होता है, फास्ट हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड की बात करती हूँ तो अर्ली चाइल्डहुड को ही हम क्या कहते हैं, प्री स्कूल एज कहते हैं, प्री गैंग एज कहते हैं, सॉरी। तो अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या कहेंगे, ये कैसी स्टेज है, प्री स्कूल एज है और प्री गैंग एज है, 2 से 6 ईयर्स तक की होती है। इसी को हम टॉय एज के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम प्ले एज के नाम से भी जानते हैं। एरिक एरिक्सन ने क्या दी थी, ये प्ले एज दी थी। फास्ट, इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, तो आप क्या कहेंगे, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। ये क्या है, प्री स्कूल होती है, प्री गैंग एज होती है, 2 से 6 ईयर तक की होती है। इसको हम टॉय एज, प्ले एज भी कह सकते हैं। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का क्या रहता है, फास्ट रहता है। इसके बाद है इमिटेटिव एज।
इमिटेटिव एज भी यही होती है, क्योंकि बच्चा जो आपने देखा होगा 2 से 6 साल के बच्चों को आप ऑब्जर्व करना, या आपके घरों में भी बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स बिहेव कर रहे हैं वो भी वैसा काम करते हैं। जैसे अगर उसकी मम्मी झाड़ू लगा रही है तो बच्चा झाड़ू उठाकर क्या कहेगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा, सेम वैसे ही लगाने लगता है। अगर उसकी मम्मी रोटी बना रही है तो वो क्या करता है, देख के वैसे ही थोड़ा सा आटा लेगा और रोटी बनाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये क्या होती है, इमिटेटिव एज होती है। नकल करके बच्चा इसमें सीखने की कोशिश करता है, सीखता है। भाषा विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेंसिटिव पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है, सबसे फास्ट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट किसमें फास्ट होगा, वो किस में होता है, सोशलाइजेशन में होता है। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड की बात कर लेती हूँ। तो लेटर चाइल्डहुड जो है वो 6 से 12 साल होता है। इसको एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से भी जानते हैं। ये गैंग एज भी होती है, ठीक है। तो एक ऐसी एज है, गैंग एज भी होती है, या गेम एज कह सकते हैं। बच्चा इसमें खेलता रहता है, सीखता रहता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज होती है, इसमें बच्चा अपने दोस्त बनाने लगता है, उनके साथ रहने लगता है। फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। लेटेंसी स्टेज क्या होती है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड के अनुसार ये कौन सी स्टेज है, लेटेंसी स्टेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एरिक एरिक्सन के अनुसार ये कौन सी स्टेज है, आई वाली स्टेज है, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो मैं आपको एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस भी बताऊंगी, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि इसमें से जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किसकी है, पियाजे की है, ठीक है। एडोलेसेंस की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है कुछ चेंज हो जाना, गोल्डन पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे की दुनिया एकदम से चेंज हो जाती है ना। इसको हम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी कहते हैं। ये इसमें बच्चे में लीडरशिप स्किल्स आ जाती है, बच्चा सोचता है कि सारे काम मैं खुद से कर लूँगा। इसमें इमोशनल एबिलिटी की कमी हो जाती है, ब्रिज पीरियड होता है ये। इसमें बच्चा क्या कहता है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। इसके बाद है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। स्प्रिंग सीजन होता है, ये ब्रिज का काम करता है किसके बीच में, चाइल्डहुड के बीच में और अडल्टहुड के बीच में। अडल्टहुड और चाइल्ड के बीच में कौन काम करेगा, एडोलेसेंस काम करेगा। तो आपसे पूछा जाए एडोलेसेंस किस किस के बीच में काम करता है, अडल्टहुड, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच कौन काम करता है, एडोलेसेंस। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ, इसको डबल टिक कर लेना। तो ब्रिज किस किस के बीच, ब्रिज कौन है, इधर चाइल्डहुड है, इधर अडल्टहुड है। दोनों तरफ हुड है, बीच में क्या है, एडोलेसेंस है। दोनों तरफ हुड, बीच में क्या है, एडोलेसेंस। ऐसे याद रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एक बार देख लें कितना टॉपिक है हमारा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैंने ना बहुत इसको डीपली लिखा था, देखो है ना, खत्म ही नहीं हो रहा, अब हो जाएगा, 2-3 पेजेस पे ही रह गया है, बट ये बहुत डीपली लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना। बस आपकी थोड़ी सी क्लास और है, तो इसको 30-40 मिनट में हम ख़त्म ही कर देंगे, मतलब 30 to 35 मिनट्स की आपकी क्लास रहेगी और इजीली हम इसे ख़त्म कर देंगे। मैं बहुत देर से पढ़ाई जा रही हूँ, है ना। बोर हो गए होंगे ना आप भी सोचेंगे कि मैडम तो बोलती रहती है, 2 मिनट चुप भी नहीं होती, है ना। बट ये इंपॉर्टेंट होता है, बातें करने के लिए तो कोई भी चैनल मिल जाएगा। हाँ, सिर्फ पढ़ने आई हूँ, है ना, तो पढ़ना हमारा जरूरी है। वैसे भी नहीं है कि मैं लाइव पढ़ा रही हूँ तो आपसे थोड़ी देर बातें कर लूँ, मेरे पास वो ऑप्शन भी नहीं है। तो मेरे तो वीडियो रिकॉर्ड करनी है और आपको पढ़ाना है। अब रिकॉर्डिंग में मैं आपसे क्या ही बातें करूँगी, है ना, ये भी सोचने की बात होती है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप क्लास में बोर ना हो, आपका माइंड जो है वो थोड़ा सेट रहे, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए माइंड, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होती है, पता है आपको हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं, है ना। हेरिडिटी जो है वो हमें किससे मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलती है। लेकिन एनवायरनमेंट जो हम आसपास जैसे रह रहे हैं, उन दोनों का हमारे किस पे प्रभाव पड़ रहा है, हमारे डेवलपमेंट पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। जो भी चीज़ पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है वो क्या सा फैक्टर होता है, स्टैटिक फैक्टर होता है। यानी कि हेरिडिटी जो होती है वो कैसी होती है, स्टैटिक होती है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब मान लो बच्चों की आंखों का कलर ब्लू है या ग्रे है, ठीक है, उसके पेरेंट्स का भी वैसा ही है, तो उसने अपने पेरेंट्स से इन चीज़ों को ले लिया, उसके पास में आ गया। लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर हम उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दें तो उसके डेवलपमेंट पे पूरा फर्क पड़ जाता है ना। तो दोनों चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, पेयर कितने होते हैं, 23 होते हैं। 23rd जो पेयर होता है वो ये डिसाइड करता है इज द चाइल्ड मेल और फीमेल, बच्चा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। एक्सेस क्रोमोसोम्स फीमेल के लिए होते हैं, XY क्रोमोसोम मेल के लिए होते हैं, यानी कि मेल होता है, मतलब मेल के पास होते हैं, एक्सेस किसके पास होता है, फीमेल के पास होता है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखे, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए लिखे हैं। और आइडेंटिकल बच्चे जो होते हैं कैसे होते हैं, मोनोजोटिक चाइल्ड, मोनोजाइगोटिक चाइल्ड हो जाता है, आइडेंटिकल चाइल्ड कहते हैं उसको, ठीक है। जब सेम जो क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्या होता है, आइडेंटिकल चाइल्ड होते हैं, यानी कि दोनों बच्चों का फेस जो है वो कैसा होगा, बिल्कुल सेम होता है ना। डाइजाइगोटिक चाइल्ड कैसे होते हैं, फ्रंटल ट्विंस होते हैं, यानी कि उनकी फेस जो फीचर्स हैं वो मिलती नहीं है, तो ये याद रखना है।
डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, डेवलपमेंट H/E रहता है ना, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट रहता है, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट रहेगा। ये क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा फोकस करके मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर जो है वो कैसा होता है, हमें हेरिडिटी से मिलता है, लेकिन नर्चर क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हेरिडिटी क्या होती है, स्टैटिक रहती है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या क्या सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेंज, ये होता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ना एक एक को आपको पढ़ना है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आए हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से कर लेना है ना। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेंज, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया होती है और ये कैसी रहती है, वूम टू टूम रहती है, यानी कि ये कैसी चलती रहती है, वूम टू टूम चलती रहती है। सामान्य से विशिष्टता की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक रहती है, ग्रोस टू फाइन रहती है। कैसी रहती है, अभी बताया था ना, GF से याद रख लेना, कैसी रहती है, ग्रोस टू फाइन रहती है। ग्रॉस मोटर स्किल में हम क्या कर रहे थे, पूरी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, पूरे हैंड्स का यूज़ कर रहे थे, लेग्स का यूज़ कर रहे थे। फाइन क्या होता है, छोटा, यानी कि अगर हमें जैसे ड्राइंग बनानी है ना, कुछ बनाना है, तो फाइन मोटर स्किल्स है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, अनुमान लग जाता है, हमें कई बार अनुमान लग जाता है कि बच्चा आगे जाकर इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, कैसा बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल होता है यानी कि हर बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग प्रोसेस से होता है। अब आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलने लगते हैं, कुछ थोड़ा लेट चलते हैं, तो सबका सेम तो नहीं है, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है ना। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट, लड़के और लड़कियों में विकास के दर में डिफरेंस होता है, लड़कियां पहले ग्रो कर जाती है और लड़के थोड़ा सा लेट डेवलप करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सोशल मेंटल फिजिकल रहता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बार आया है। सबसे पहले लिखा है सिफेलोकोडल, सिर से पैर तक, शीर्षगामी कहते हैं, सिफेलोकोडल है तो सिफेलो से क्या बना, सिर, सिफेलोकोडल क्या है, सिर से पैर तक, पहले सिर का विकास होता है। क्या होता है सिफेलोकोडल में, पहले क्या रहता है, सिर का विकास होता है बच्चे का, है ना। इसके बाद बच्चे के पैर विकसित होते हैं। इसके बाद है प्रोक्सिमो डिस्टोल, आपसे ये पूछा जाता है इसमें बच्चे का जो विकास है वो कैसा होता है, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी बीच से लेकर फिर बाहर की तरफ विकास होगा। जन्म के समय बच्चों के सिर शरीर का 1/4 होता है, यानी कि 25% रहता है। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टोल कह देते हैं। और ये क्या रहता है, सिफेलोकोडल कह देता है, सिफेलोकोडल रहता है, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टोल। इसके बाद है लॉज ऑफ हेरिडिटी, जैसे पेरेंट्स वैसे हम। ठीक है, अगर ये है हेरिडिटी के क्या होते हैं, मान लो सब, ये कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स ज़्यादा गोरे हैं, है ना, तो बच्चा भी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है ना। तो इसको क्या कहते हैं, समानता का नियम कह देते हैं, जैसे बच्चे वैसे हम, गोरे पेरेंट्स हैं तो बच्चे भी कैसे होंगे, गोरे होंगे। लॉ ऑफ वेरिएशन, ये वाला ना एग्जाम में पूछा गया था, लॉ ऑफ वेरिएशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था। और कभी आप सोच रहे हो मैं ऐसे ही पढ़ाई जा रही हूँ, पता नहीं मैं तो क्या क्या बता रही हूँ, है ना, इनको ना ध्यान से पढ़ लेना, ये ना पूछे गए थे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर मैं लॉ ऑफ वेरिएशन की बात करती हूँ, जैसे रंग रूप कद काठी बच्चों की क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। जैसे अगर मान लो पेरेंट्स ज़्यादा लंबे हैं, कई बार देखने को मिलता है बच्चे छोटे रह जाते हैं, तो ये क्या वेरिएशन आ गया, यानी वहाँ पे क्या आ गया, चेंज आ गया। एक और भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लॉ ऑफ रिग्रेशन। माँ बाप इंटेलिजेंट, देखो आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि किस, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइन देखे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन उनके बच्चे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लॉप निकल आते हैं ना। तो उनके माँ बाप तो इंटेलिजेंट थे, यानी स्किलफुल थे, स्किल थी उनमें, लेकिन बच्चों में तो नहीं आई, है ना, बच्चे कम रह गए। तो ये क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ये देखो PYQ लिखा है ना, मेरे ही पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके लिखा है। तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। जहाँ पर पेरेंट्स सुपीरियर थे लेकिन बच्चा उनसे कम रह गया, तो वो क्या हो गया, उसमें रिग्रेशन आ गया, बच्चों में ये गुण मतलब गुणों में बच्चा पेरेंट्स से कम रह गया, तो ये क्या रह गया है, लॉ ऑफ रिग्रेशन है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर हो गया है ख़त्म। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। अब ये मैं आपको जो जो करा रही हूँ ना, सबको आपको अच्छे से कर लेना है। ये कंटेंट मेरा पहले
बहुत पहले का है, मैं अपने घर गई थी तो मैं इस कंटेंट को लेके आई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे आपको पढ़ाना है। पहले मेरे पास ये कंटेंट नहीं था, इसलिए मैंने डेवलपमेंट का टॉपिक जो है वो आपको, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको करा दिया। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में मार नहीं खाएंगे। और इसमें सारे एग्जाम पॉइंट रिलेटेड टॉपिक मैंने पॉइंट लिखे हैं, कोई भी फालतू का पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मान लो आप ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर में पाएंगे कि हमारे क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। आप करके देखना, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, आप एक बार ये वीडियो देखना, 2 बार देख लेना, उसके बाद अपने क्वेश्चन सर्च कर लेना गूगल पर, MCQ क्वेश्चन रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टॉपिक बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ CTET HTET। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आ गया है। ठीक है, आ गया समझ, होगी तसल्ली। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट सोशलाइजेशन का टॉपिक आपको कल कराऊंगी, तो आज की वीडियो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन भी ये पुट करूंगी मैं, उसमें से आपसे पूछूंगी कि आपको कितना समझ में आया है। तो अब बने रहना इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।